हेलो दोस्तों, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये टेस्ट नंबर 2 है जो धनंजय आईएएस एकेडमी के द्वारा बनाया गया है और इस टेस्ट सीरीज़ में हम लोग कवर करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, जो पॉलिटिक ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर जो लोग नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाके देखिए। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट सीरीज़ का पहला क्वेश्चन। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसमें कह रहा है कि यह घरेलू क्षेत्र के भीतर विदेशी नागरिक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवा के कुल उत्पादन को ध्यान में नहीं रखा जाता है। तो बिल्कुल गलत है, ये भी ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। विदेशी मुद्रा की कीमत में वृद्धि रुपये के मूल्य में गिरावट के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या संभावित होगा? तो देखिए इसका हम आंसर बता रहे हैं, बाकी आप लोग इस पर रिसर्च करके मुझे बताइए कि कौन कौन सा आंसर सही है इसमें। तो इसका सही आंसर है ई। ठीक है, या तो उपयुक्त में से कोई नहीं या तो उपयुक्त में से एक। तो इसको आपको गूगल करके मुझे सही आंसर बताना है कि कौन कौन सा आंसर सही है इसमें। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यबल के आस्मिकीकरण का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो 3 नंबर का आंसर हो जाएगा डी। यह स्वरोजगार और नियमित वेतनभोगी रोजगार से आस्मिक वेतन की ओर जाने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी। 4 नंबर है, भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के लिए आधिकारिक वर्गीकरण मापदंड के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है निवेश और वार्षिक कारोबार। तो सही आंसर उसका हो जाएगा सी। 5 नंबर क्वेश्चन है, किसी एकल निवेश समूह द्वारा विदेशी पोर्टफोलियो निवेश एफपीआई किसी भारतीय कंपनी की इक्विटी के X% से अधिक नहीं हो सकता है। इससे अधिक इसे अप्रत्यक्ष विदेश निवेश एफडीआई माना जाएगा। एक्स का मान है तो ये है 10%। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ए, 10%। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। यदि आरबीआई द्वारा नगद आरक्षित अनुपात कम किया जाता है तो क्रेडिट निर्माण पर इसका क्या असर होगा? तो इसका सही आंसर है ए, बढ़ेगा। यदि आरबीआई द्वारा नगद आरक्षित अनुपात कम कर दिया जाता है तो क्रेडिट का निर्माण जो है क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक, चलिए इसका मतलब होता है आरक्षित अनुपात मतलब होता है, आप लोग इसका नाम सुने होंगे CRR, कैश रिवर्स रेशियो की बात कर रही है। अगर कैश रिवर्स रेशियो आरबीआई द्वारा कम किया जाएगा तो इसमें क्रेडिट निर्माण क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। 7 नंबर है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो था डी, तेज सतत और अधिक समावेशी विकास। ठीक है, तो याद रखिएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना का ये उद्देश्य था। और 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब था? तो ये 2012 से लेके 2017 के बीच क्या था? ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम था। और इसी टाइम में क्या हो गया था कि फिर नीति आयोग आ गया। अब फिर इसको क्या कर दिया गया, मतलब बंद कर दिया गया। अब इसके जगह पे क्या होगा? नीति आयोग होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो योजना अवकाश की अवधि थी वो थी 1966 से 69 तक। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटा है। तो राजकोषीय घाटा है बजट घाटे और सरकार के बाजार उधार और देनदारियों का योग। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? राजकोषीय घाटा कहा जाता है। राजकोषीय घाटा में राजस्व प्राप्ति, अनुदानों और गैर ऋण पूंजीकृत प्राप्तियों पर सरकार का कुल व्यय जिससे राजस्व और पूंजी व्यय बेनामी है। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था में सेंट्रल बैंक आरबीआई के कार्य है? तो आरबीआई का कौन कौन से कार्य है ये आपको बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर ई है और इसमें हम कुछ बता देते हैं, कुछ डिटेल, लेकिन आपको जो है ये इसका आंसर खोज के मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ई क्यों है, कौन कौन इसमें सही है, या एक से अधिक, मतलब एक से जो अधिक है ABCD में, इसमें कौन, मतलब ये 2 या 2 से अधिक होगा तो कौन कौन से सही है, कौन कौन से गलत है, आपको बताना है। जैसे अगर हम बात करें, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत हुआ था। ठीक है, इसको गार्जियन ऑफ ऑल बैंक भी कहा जाता है। ये मौद्रिक नीति की तैयार करता है और लागू करता है, उसकी निगरानी भी करता है। ठीक है, विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखता है।
और इस ये मौद्रिक नीति बनाने और मार्केट को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे टूल का उपयोग करते हैं, जैसे कैश रिवर्स रेशियो, ठीक है, रेपो रेट वगैरह वगैरह जो है, ये सब उपयोग करके मार्केट में तरलता बनाए या मतलब बनाए रखता है, स्थिरता बनाए रखता है, ये कह सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सागरमाला पहल की एक घटक है? तो देखिए इसका भी हम सही आंसर बता रहे हैं, इसका सही आंसर है ई, सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत। अब आपको सर्च करके ये बताना है कि आखिर ई क्यों है, इसमें से कोई नहीं है या एक से अधिक है, तो वो कौन कौन से आंसर है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वैसे अगर हम सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे में बताएं तो सागरमाला प्रोजेक्ट जो 2015 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है, और जिसके माध्यम से कहा गया कि 7516 किलोमीटर लंबी तटरेखा के साथ एक समग्र बंदरगाह मतलब बनाया जाएगा, विकसित किया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रिकार्डियन तुल्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ये है 12 का बी सही आंसर है, कराधान और उधार वित्त पोषण व्यय को समतुल साधन है, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को समाजवादी तर्ज पर विकसित करना था या भारत को औद्योगिकरण की ओर भी ले जाना चाहता था? इस योजना के मुख्य वास्तुकार कौन थे और निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का वर्णन ऊपर दिए गए गद्यांश में किया गया है? तो इसमें जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना का गद्यांश है, और ये जो तैयार किया गया था ये पीसी महाबोलिस मॉडल पे था। और बाकी आप देख लिए पहली पंचवर्षीय योजना जो थे हरर एंड डोमर मॉडल पे थे, 7वीं पंचवर्षीय योजना मनमोहन सिंह द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है। तो इसका 13 का सही आंसर कौन हो जाएगा? बी। 14 नंबर क्वेश्चन है, EASC 5.0 सामान्य सुधार एजेंडा जिसे हाल ही में समाचारों में उल्लेखित किया गया है, इसके लिए विकसित किया गया है। तो ये बेसिकली है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के लिए। 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर में 1991 में भुगतान संतुलन संकट के संदर्भ में नई आर्थिक नीति के तहत निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाए गए थे? तो देखिए ये आपको सर्च करके आंसर बताना है, क्योंकि इसका आंसर है ई, ठीक है। एक से अधिक भी हो सकता है या उपयुक्त में से कोई भी नहीं हो सकता। बाकी इसके बारे में हम इतना आपको बता दें कि भारत में 1991 में पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में अपनी एक नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी, और यह आर्थिक उदारीकरण पे बेस्ड था, जो LPG मॉडल बोलते हैं। और उस टाइम के जो हमारे वित्त मंत्री थे वो थे मनमोहन सिंह। LPG मॉडल इसी टाइम में लाया गया था, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अगला है 16 नंबर, विश्व विकास रिपोर्ट WDR 2022 का विषय क्या था? तो इसका विषय था साम्यपूर्ण वसूली के लिए वित्त। मतलब हुआ ये कि फाइनेंस फॉर इक्विटेबल रिकवरी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। 17 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में तैयार इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो ये है भारत, ठीक है। भारत जो है जापान को पीछे छोड़कर कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है, और सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश वर्तमान में कौन सा है? चीन है। तो 1 नंबर में चीन, दूसरे नंबर में भारत, और इससे पहले कौन था? तो जापान था दूसरे नंबर पर, जिसको पछाड़ के अभी इंडिया हो गया है, ठीक है। चलिए अगला नंबर है 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए नरसिम्हा समिति ने इसमें से कमी का सुझाव दिया था। तो सही आंसर इसका हो जाएगा बी, SLR की बात हो रही है, और CRR की बात हो रही है, प्रायोरिटी सेंडिंग फाइनेंसिंग। मतलब कि SLR, CRR और प्राथमिक क्षेत्र में वित्त पोषण, ये दिए थे नरसिम्हा समिति के द्वारा, कमी करने का सुझाव दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, मानव विकास सूचकांक में साक्षरता दर, जन्म दर के समय जीवन प्रत्याशा और शामिल है। मतलब इसके अलावा और क्या शामिल है? तो इसके अलावा शामिल है, इसका सही आंसर है डी,
अमेरिकी डॉलर के प्रति व्यक्ति आय, मतलब अमेरिकी डॉलर में प्रति व्यक्ति आय कितना है उस देश का। अगर कोई, जैसे कि मानव विकास सूचकांक वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है, इसमें देखा जाता है किसी देश का साक्षरता दर क्या है, जन्म के समय जीवन मतलब कितना जीते हैं वो, साथ ही अमेरिकन डॉलर में प्रति व्यक्ति आय कितना है, तो ये बताता है क्या, मानव विकास सूचकांक जो वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, किस वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट में प्रभावी राजस्व घाटे की शुरुआत की, तो ये किया क्या था किसके, प्रणब मुखर्जी के द्वारा। 21 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा संकलित निम्नलिखित उपयोग मूल्य सूचकांक पर विचार करें। तो इसका सही आंसर है डी, शहरी गैर मैनुअल कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अगला है 22 नंबर, कौन सा भारतीय राज्य प्रेषण की सबसे बड़ी राशि प्राप्त करता है, तो ये राज्य है महाराष्ट्र। अगला है 23 नंबर क्वेश्चन, रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है, तो ये है बी, स्वतंत्र रूप से रुपया को अन्य प्रमुख मुद्राओं में बदलने की अनुमति देना और इसके विपरीत। 24 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के लिए कर राजस्व के निम्नलिखित महत्वपूर्ण स्रोत पर विचार करें। तो देखिए इसमें से जो केंद्र सरकार को सबसे ज़्यादा जो कर मिलता है वो कहाँ से मिलता है, इसकी आप देखिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा कर जो आता है निगम कर से, ये आरोही क्रम में है। फिर उसके बाद आ जाइए वस्तु एवं सेवा कर जिसको GST बोलते हैं। उसके बाद आ जाइए आप 2 नंबर आयकर से आते हैं। फिर आ जाइए चौथा मतलब संघ उत्पाद शुल्क से आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं। तो शिशु मृत्यु दर जो कहते हैं ये है, सही आंसर इसका बी है सही आंसर। प्रत्येक 1000 जीवित जन्मे बच्चे पे कितने बच्चे मर जाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शिशु मृत्यु दर कहते हैं। मतलब प्रति 1000 बच्चों पर कितनी की मृत्यु हो जाती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। प्रत्येक 1000 जीवित जन्मे में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चे का अनुपात उसी को बोला जाता है शिशु मृत्यु दर बोला जाता है। जैसे अगर हम लोग बात करें आंध्र प्रदेश का तो 46 है, बिहार का अगर हम लोग बोले शिशु मृत्यु दर कितना है तो 48 है। मतलब 1000 शिशु जन्म लेने के बाद पहले बर्थडे से पहले 48 बच्चे मर जाते हैं हमारे बिहार में। वहीं चंडीगढ़ की बात करें तो 51, दिल्ली की बात करें तो 30 और राजस्थान की बात करें तो 55। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, भारत में मुद्रास्फीति को किसके द्वारा मापा जाता है। तो ये मापा जाता उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय है। 27 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय क्या है तो साधन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद, यही है राष्ट्रीय आय। 28 नंबर क्वेश्चन है किस देश के पास तेल का सबसे बड़ा भंडार है। तो ये है वेनेजुएला के पास सबसे ज़्यादा है। 2 नंबर पे आते हैं सऊदी अरब, 3 नंबर पे कनाडा और 4 नंबर पे आते हैं ईरान। तो सबसे बड़े तेल भंडारक देश कौन से हैं, वेनेजुएला, फिर सऊदी अरब, फिर कनाडा, फिर ईरान। 29 नंबर क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत का राजकोषीय घाटा का लक्ष्य क्या है। तो इसका है घरेलू उत्पाद का 6.4%। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ब्रांड है जिसके माध्यम से भारतीय संस्थाएं विदेशी बाजार में रुपया में धन जुटा सकती है न कि विदेशी मुद्रा में। तो ये है जिसको बोला जाता है क्या, मसाला बॉन्ड। अगला है 31 नंबर, हाल ही में खबरों में रही नीरज कुमार गुप्ता समिति का संबंध किससे है। तो नीरज कुमार गुप्ता समिति का संबंध है कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए। ये याद रख लीजिएगा, ये बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में रेशम वस्त्र उत्पादन का केंद्र है। तो ये है गया। लेकिन देखिए इस क्वेश्चन में डॉट है, वैसे हमको लगता है भागलपुर होना चाहिए, लेकिन आप लोग एक बार देख लीजिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सीतामढ़ी और बोधगया को जोड़ता है। तो ये जोड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग 22। राष्ट्रीय राजमार्ग 22 जोड़ता है किसको,
सीतामढ़ी और बोधगया को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH-22 भारत के एक राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह हाईवे बिहार के सोनवर्षा से झारखंड तक जाता है, जो बिहार के सीतामढ़ी के नेपाल सीमा से लगभग निकलता है। सीतामढ़ी, मुजफ्फर, हाजीपुर, पटना और बोधगया होते हुए ये झारखंड तक जाती है। तो सही आंसर कौन सा हो गया? NH-22। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर की शुरुआत किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो ये किया गया था विजय केलकर टास्क फोर्स के द्वारा या विजय केलकर कमेटी के द्वारा GST लागू किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर के संबंध में निम्नलिखित जिलों को आरोही क्रम में सही क्रम क्या है? मतलब आरोही क्रम में सजाना है इसको। तो 35 का सही आंसर है C 4 2 3 1। तो महिला की साक्षरता दर सबसे कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा पटना में, फिर कहाँ पे? रोहतास में, फिर वैशाली में और सबसे लास्ट में आता है किशनगंज में। तो ये है, देख लीजिएगा इसको एक बार। अगला है 36 नंबर। एक खुली अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय Y है, CIGXM, जो क्रमशः है क्या? उपभोग है। C का मतलब उपभोग, I का मतलब इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश, G का मतलब गवर्नमेंट मतलब सरकार, X का मतलब कुल निर्यात और M का मतलब कुल आयात। तो कौन सा सही है इसके अनुसार? तो 36 का जो आंसर है C है। मतलब क्या हो गया? Y = C - G + I। 36 का C है, सॉरी हम D बता दिए। 36 का सही आंसर क्या है? C है। मतलब Y = C + I + G + X - M। ठीक है, ये देख लीजिएगा, बहुत जगह अगर आप इकोनॉमिक बनाए होंगे तो ये डायरेक्ट दिया है Y = C + I + G और ये कोष्ट में होता है X - M। ये आप लोग याद रखेंगे, Y = C + I + G और प्लस X - M। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। अगला क्वेश्चन 37 नंबर है। देखिए, भारत में कौन सा क्षेत्र उच्चतम FDI इक्विटी प्रवाह को आकर्षण करता है? तो ये क्षेत्र कौन सा है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो सही आंसर कौन सा हो गया? ए हो गया। भारत में छोटे जोत का आकार है, तो भारत में जो छोटे जोत का आकार है वो लगभग 1 हेक्टेयर से भी कम है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। अगला है 39 नंबर। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता भारत में कब लागू हुई? तो ये लागू हुआ था 2016 में। थोक मूल्य सूचकांक WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स के लिए आधार वर्ष भारत द्वारा 2004-5 से बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है 2011-12 कर दिया गया है। तो 40 का सही आंसर कौन सा हो गया? बी हो गया। अगला है बेन बर्नाके एंड डगलस डायमंड और फिलिप डायबबिंग ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता है। तो ये देखिए, नाम एक बार प्रोनाउंसिएशन आप लोग कर लीजिएगा। ये 3 नाम है। इसको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है 2022 के लिए। तो किसके लिए क्या काम किए थे ये? तो इन्होंने क्या किए थे? बैंक और वित्तीय संकट पर शोध किए थे, तो उसके लिए उसको दिया गया है नोबेल प्राइज 2022 के लिए, अर्थशास्त्र के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और बफर स्टॉक के निर्माण के लिए सरकार जिस कीमत पर खाद्यान्न खरीदती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है खरीद मूल्य। ठीक है, खरीद मूल्य कहा जाता है। तो 42 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला है, देखिए इसको भी एक बार देख लीजिएगा, या कि कभी कभार इसको देखिए, कहीं हम पढ़े थे वैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस यूज़ किया गया था, लेकिन पता नहीं यहाँ खरीद मूल्य कह रहा है। तो एक बार देख लीजिएगा, एक बार इंग्लिश में पढ़ लीजिए। द प्राइस एट व्हिच द गवर्नमेंट परचेज द फूड ग्रेन फॉर मैन्युफैक्चर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड फॉर बिल्डिंग अप द बफर स्टॉक इज नॉन एज द
तो देख लीजिएगा आंसर, वैसे इसका आंसर दिया गया है सॉल्यूशन में, ए दिया है खरीद मूल्य। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है, 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मसालों का प्रमुख उत्पादक राज्य है? तो देखिए इसका जो है ये है मध्य प्रदेश। ठीक है, पहले पे आता है मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना आते हैं। चलिए अगर टन की बात करें तो मध्य प्रदेश में लगभग 3.23 मिलियन टन मसाले का प्रोडक्शन किया जाता है, राजस्थान में किया जाता है 1.23, और गुजरात में किया जाता है 1.03, और आंध्र प्रदेश में किया जाता है 0.93 मिलियन टन में। ये सारे जितने हम डेटा बोले वो सारे टन में हैं। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है, कैमूर का पठार प्रसिद्ध है। तो कैमूर का पठार किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये है चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है कैमूर का पठार। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के संबंध में चिंतित है? तो 45 नंबर है, सही आंसर है सी, राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा दोनों, राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा दोनों। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के घटते क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो 46 का आंसर बताना है। सबसे ज़्यादा है सेवा कर, फिर उद्योग है, फिर क्या है कृषि है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, पार्टिसिपेटरी नोट्स जिसको PN निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है विदेशी संस्थागत निवेश से। ठीक है, चलिए अगला है 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अपस्फीति का उपयुक्त विवरण है? तो 48 का सही आंसर है सी, यह वस्तुओं और सेवा के समान मूल्य स्तर में लगातार गिरावट है, मतलब कि इकोनॉमिक में लगातार गिरावट आ रही है, उसी के लिए ये टर्म यूज किया गया है। ठीक है, डिप्रिसिएशन जिसको बोलते हैं, डिफ्लेक्शन बोलते हैं, एगो इन्फ्लेशन होता है, एगो डिफ्लेशन होता है, तो ये डिफ्लेशन। चलिए डिफ्लेशन से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ओपन मार्केट ऑपरेशन संदर्भित करता है। तो ये करता है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री पर। तो सही आंसर इसका हो जाएगा सी, 49 का सी। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, देखिए 50 नंबर का आंसर है ई, आप लोग को बताना है इसका आंसर ई क्यों है। क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं, भारत में बैंक द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण को ऋण देना है। देखिए क्वेश्चन बड़ा अल्टर सा लग रहा है, तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, वैसे इसका सही आंसर ई दिया हुआ है। 51 नंबर है, नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में बिहार का सबसे बड़े राज्य का स्थान मिला है। मतलब बिहार का कौन सा स्थान मिला है, ये बेसिकली कहना चाह रहा है। तो बिहार का जो स्थान मिला है ये मिला है सी 18वां, और ये से भी 2021 का बात पूछ रहा है। हिंदू विकास दर संबंधित है, तो हिंदू विकास दर किससे संबंधित है? ये GDP से संबंधित है। यह शब्द विकास के हिंदू दर से, मतलब हिंदू के विकास के ये डायरेक्ट रिलेट किया गया है, जो किया गया था एक प्रोफेसर थे राजकृष्णन के द्वारा 1978 में फर्स्ट टाइम ये रिलेट किया गया था। और इसमें कहा गया बेसिकली कि अगर हिंदू का विकास दर धीमी है, इसका मतलब कि GDP भी क्या है, लो है, ऐसा कुछ कहा गया था। लेकिन देख लीजिएगा आप इसको, जो नाम है प्रोफेसर राजकृष्ण नाम है, इसके द्वारा ये वर्ड दिया गया था। 53 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जनवरी 2022 में भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार कितना था बिलियन डॉलर में पूछ रहा है। तो ये था 634 बिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार। 54 नंबर क्वेश्चन है, अप्रैल अगस्त 2022 के दौरान भारत में कितना गेहूं निर्यात किया? तो देखिए ये करंट से भी रिलेटेड है, तो इसको आप करंट से रिलेट करके एक बार नेट पे सर्च भी कर लीजिएगा। वैसे जो इसका आंसर दिया है 43.50, सही आंसर दिया है बी दिया है, लेकिन एक बार इसको आप अपडेट हो लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, निम्नलिखित मदों में से कौन सा समूह भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल है? तो इसका सही आंसर है
विदेशी मुद्रा संपत्ति, आरबीआई और एसडीआर की गोल्ड होल्डिंग। तो सही आंसर है इसका बी, विदेशी मुद्रा संपत्ति, आरबीआई और एसडीआर की गोल्ड होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, यही बताता है विदेशी मुद्रा भंडार। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर। देखिए इसका 56 नंबर का सही आंसर दिया है ई, लेकिन आप इसको फिर से सर्च कर लीजिएगा कि ई क्यों होगा और कौन कौन सा सही है, ये हमको भी आप कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा या कमेंट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर। निम्नलिखित धार्मिक समूह में से किस एक ने 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर का न्यूनतम प्रतिशत दर्ज किया है? तो देखिए वैसे अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा कम साक्षर लोग जो है वो मुस्लिम है, वो लगभग 57.28% ही पढ़े लिखे हैं। लेकिन अगर जो ऑप्शन दिया अगर उसमें हम लोग बात करें तो ईसाइयों का जो साक्षरता दर है वो लगभग 74% के आसपास है। बौद्ध का जो है, बौद्ध तो यहाँ दिया नहीं है। अगर हम लोग जैन की बात करें तो जैन का लगभग 86% है। और अगर हम लोग बात करें सिखों का तो सिखों का 63% के आसपास है। ठीक है, तो वैसे अगर हम इसकी बात करें तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, सिख। ठीक है, और सिक्का हम लोग बताए थे, सिक्का कितना है? सिक्का है 67% ही। ठीक है, उससे कम कौन है? मुस्लिमों का 57% ही है। जितना में दिया है ऑप्शन उसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? सिख हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है असम। इसमें तो कुछ कहना ही नहीं, सबको पता भी होगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से विश्व के केसर के योगदान में आरोही क्रम में उन्हें व्यवस्थित करिए। तो देखिए विश्व में सबसे ज़्यादा केसर जो होता है वो कहाँ होता है? तो वो होता है, सही आंसर इसका देख लीजिए, सबसे पहले कौन है? बी। तो सबसे ज़्यादा होता है केसर ईरान में, फिर आप आ जाइए भारत में, फिर चले जाइए स्पेन और फिर ग्रीस में। तो सही आंसर ये है जगह आपका ईरान, फिर भारत, फिर स्पेन, फिर ग्रीस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 60 नंबर। 60 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक वाणिज्य बैंक की संपत्ति में शामिल नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, जमा। ये वाणिज्य बैंक की संपत्ति में नहीं ऐड किया जाता है, जो डिपॉजिट करते हैं वो। अगला है 61 नंबर। 61 नंबर है, कॉलम ए को कॉलम बी से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर चुनिए। देखिए यहाँ पे आंसर देने लायक कुछ दिया नहीं है ऑप्शन, तो चलिए इसके बारे में से हम आपको बता देते हैं। भारत निर्यात आयात, ठीक है, निर्यात आयात बैंक जो एस्टैब्लिश हुआ था 1982 में हुआ था। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की जो स्थापना हुआ था 1964 में किया गया था। औद्योगिक ऋण और निवेश बैंक की जो स्थापना हुआ था 1955 में। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की जो स्थापना किया गया था वो 1987 में। लेकिन ये आप एक बार देख लीजिएगा इसका सही आंसर क्या है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में से किस एक ने मानव विकास को सभी विकास प्रयासों के मूल के रूप में मान्यता दी है? तो ये दी है कौन? 8वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और ये कब के टाइम की बात हो रही है? तो ये हो रही है 1991-92 के आसपास की बात हो रही है। ठीक है, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में क्या बात हुई थी? मानव विकास को सभी विकास प्रयासों के मूल रूप से मान्यता दिया गया था। 63 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य कौन सा है? तो ये अभी बन गए हैं कौन? यूएसए बन गए हैं। ठीक है, चलिए 64 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे जो दिया है 64 नंबर, इसका सही आंसर ये है, आप लोग इसको मिला लीजिएगा। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन है, 65 नंबर में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन संसद के केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार है? तो ये है आर्थिक मामलों के विभाग। आर्थिक मामलों के विभाग, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ द इकोनॉमिक अफेयर भी बोलते हैं, यही रिस्पॉन्सिबल है केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुत करने का जिम्मेदारी इन्हीं पे रहती है। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम से लाभ पाने के पात्र है? तो ये जो है डी, किसी भी घर के एक वयस्क सदस्य जिनका उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा हो गया है। वैसे अगर हम लोग मनरेगा के बारे में बता दें तो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम के बारे में बता दें तो इसकी स्थापना सितंबर 2005 में किया गया था नरेगा नाम से, जो 2006 में इसका नाम चेंज होकर महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया है। और इसमें जो काम पाते हैं वो भारत का नागरिक होना चाहिए, आवेदन के समय कम से कम 18 वर्ष से अधिक आयु होना चाहिए और एक ग्रामीण परिवार का हिस्सा होना चाहिए, तो वो इसमें काम करने के एलिजिबिलिटी है। ठीक है, चलिए
67 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक विकास आमतौर पर किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है मुद्रास्फीति से। 68 नंबर क्वेश्चन है, 68 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक के प्रभाव से सबसे अधिक मुद्रास्फीति होने की संभावना है? तो ये है डी, बजट घाटे को वित्त पोषित करने के लिए नया पैसा बनाना। अगर ये हो जाता है तो मुद्रास्फीति होने का बहुत चांस बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य FRP किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है? तो ये किया जाता है आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, मतलब कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर जो होंगे उसी के द्वारा किया जाता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ए। 70 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 70 नंबर का आपको फिर हम बता दें, क्वेश्चन तो पढ़ ही देते हैं, लेकिन इसका आंसर क्या है? ई है। ये आपको सर्च करना है नेट पे और हमको बताना है कि कौन कौन सा इसमें सही है। कौन सा बैंक RBI के घरेलू व्यवस्थित रूप में महत्वपूर्ण बैंक की सूची में है? ये आपको बताना है। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन है, 71 नंबर क्या कह रहा है? भारत में किसी दिए गए वर्ष में आधिकारिक गरीबों रेखा कुछ राज्यों में अन्य की तुलना में अधिक है, क्योंकि इसका सही आंसर है सी, सकल घरेलू राज्य उत्पाद एक राज्य से दूसरे राज्य में क्या है? भिन्न भिन्न होता है, इसीलिए सब जगह क्या है? अलग अलग गरीबी रेखा है, हर स्टेट में यूनिफॉर्म नहीं है। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन है, 72 नंबर क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC क्या है? तो इसका सही आंसर है 72 का सी। ठीक है, एक केंद्रीय बैंक द्वारा डिजिटल रूप से जारी कानूनी निविदा लेकिन ब्याज वाली मुद्रा के बिना। तो सही आंसर इसका हो जाएगा सी। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन है, आपको पहले बता दें 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ई, इसको आपको खोज के बताना है कमेंट बॉक्स में। 74 नंबर क्वेश्चन है, 74 नंबर का भी ई है, आपको इसको भी खोज के बताना है कि कौन कौन सा इसमें सही है या कोई नहीं सही है, तो ये भी हमको बताइए आप। अगला है 75 नंबर और यहीं पे लास्ट करेंगे हम लोग। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रुपये की गिरावट को रोकने के लिए सरकार या RBI द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सबसे संभावित उपाय है? तो ये है विस्तारवादी मौद्रिक नीति का पालन करना, जो किसके द्वारा किया जाता है? RBI के द्वारा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा डी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन अकेडमी। आई होप कि आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाकी 75 क्वेश्चन हम लोग दूसरे पार्ट में लाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।